अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम बुक के पेज नंबर 128 पर हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्दू ज़बान। ये क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का आंसर है, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह की ज़ुबानों के इर्तिकाई मराहिल पढ़ने हैं और इसकी हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। यानी 3 लैंग्वेजेस हैं, एक उर्दू है, एक पंजाबी है और एक सिंधी है। तो सबसे पहली वीडियो में हम उर्दू को डिस्कस करेंगे, इसी तरह ऑनवर्ड जो है वो अगली 2 वीडियोज़ में पंजाबी और सिंधी को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान के इर्तिकाई मराहिल क्या हैं। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होने के साथ साथ कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत और राब्ते की ज़ुबान की हैसियत भी रखती है। जनूबी एशिया के मुसलमानों के अहद हुकूमत में लश्करों में मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग भर्ती किए जाते थे। इनमें पंजाबी, सिंधी, पठान, बंगाली, बलोच, अरबी, ईरानी, तुर्की और हिंदुस्तानी वगैरह शामिल थे। लश्कर में मौजूद ये लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते थे, इसलिए इनके मेल जोल से एक नई ज़ुबान उर्दू पैदा हुई। यानी उर्दू की अपना कोई ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को मिलाकर एक ज़ुबान बनी कि लोगों ने एक दूसरे की बात को समझने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो उर्दू ज़ुबान के पैदा होने की वजह बने। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं, ये अंडरलाइन कर लें, ये MCQ है। उर्दू का इर्तिका कैसे हुआ? शुरू में उर्दू का जो पहला नाम था वो हिंदी और हिंदुस्तानी था। बाद में यही जो उर्दू है ये क्या कहलाई? रीख्ता कहलाई। इस तरह उर्दू ने मुख्तलिफ अदवार में अपने कई नाम भी तब्दील किए। मुख्तलिफ मराहिल में नामों की तरह इसका अदबी आखंग यानी अदबी जो इसका रवैया था या अदबी रंग था वो भी बदलता रहा। मसलन अमीर खुसरो हिंदी के कदीम शायर घरदाने जाते हैं, क्योंकि पहले इसका नाम ही हिंदी और हिंदुस्तानी था। तो इन ज़ुबानों में सबसे पहले जो शायरी की वो अमीर खुसरो ने की। फिर रीख्ता के दौर में, इसके बाद देखें, इसके बाद अगला दौर रीख्ता का आया था ना, तो रीख्ता के दौर में मुसाफ़ी वगैरह और उर्दू मौला। फिर यानी रीख्ता के बाद अगला दौर जो उर्दू के नाम का आया उसको कहलाया वो उर्दू मौला। उर्दू मौला के दौर में मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ वगैरह मशहूर शायर हैं। 1647 में शाहजहां ने आगरा की बजाय दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया। ये आपने MCQ के तौर पर इसको याद करना है। तो लश्करी ज़ुबान बोलने वाले और दिल्ली की ज़ुबान बोलने वाले एक ही बाज़ार में रहते थे। लश्करी ज़ुबान बोलने वाले तो वो थे ना जो मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने मिलाकर एक ज़ुबान बनाई थी, और एक दिल्ली के अपने रहने वाले थे। तो ये दोनों तरह के लोग एक ही बाज़ार में रहते थे। बादशाह ने यानी शाहजहां ने इस बाज़ार को उर्दू मौला का नाम दिया। यानी अब आपको पता चला कि उर्दू मौला का नाम इसको किस तरह से मिला कि बादशाह ने इन 2 तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो एक ही जगह रहते थे, इस निस्बत से इसको उर्दू मौला का नाम दिया। लिहाजा वहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान को इसी निस्बत से उर्दू मौला या देहलवी ज़ुबान कहा जाने लगा। जब ये ज़ुबान दक्कन और गुजरात पहुंची तो इसे दक्कनी या गुजराती भी कहा गया। इसकी मकबूलियत को देख के उमरा ने इसकी तरक्की के लिए खसूसी कोशिश की। इस तरह ये बोल चाल की सतह से बुलंद होकर अदबी सतह तक पहुंच गई। फिर आ गया उर्दू शायरी का आगाज़ कैसे हुआ। जदीद तहकीक के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वालिय गोलकंडा ने उर्दू गज़ल का पहला दीवान मुरतब किया। ये पहली लाइन MCQ है, आपने अंडरलाइन करनी है, और एज ए शॉर्ट भी जो है वो ये क्वेश्चन बन सकता है। दक्कन ही के वली दक्कनी का शुमार भी उर्दू के इब्तदाई शोरा में किया जाता है। जिन शोरा ने उर्दू अदब का दामन वसी तर किया, इनमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द शामिल हैं। दिल्ली और दक्कन के अलावा उर्दू की मकबूलियत रियासत ऊद और लखनऊ में भी होने लगी। इसी सरजमीन पर गज़ल के साथ साथ मरसिया गोई के फ़न का काम भी शुरू हुआ, और यानी दुख के कैफियत में जो कलाम बयान किया जाता है। और अनीस और दबीर ये 2 शायरों के नाम हैं। जैसे बुलंद पाया शौरा उर्दू को नसीब हुए। 19वीं सदी के इब्तदाई अशरों में नज़्म को भी खूब तरक्की मिली। इस दौर में ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा गालिब जैसे अज़ीमुल मर्तबत शायर पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के साथ साथ इनकी नसर भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। इसी ज़माने में मौलाना हालिस ने मुसद्दस लिखी और मुसलमान कौम को झंझोड़ कर अपने अजीम विरसे का एहसास दिलाया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़े और शायरी का सूरज भी इस वक्त के बाद तुलू हुआ। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पूरे जनूबी एशिया के मुसलमानों को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि मुसलमान अजीम सकाफ़ती, तमदनी और नज़रियाती विरसे के हामिल हैं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। इनकी शायरी अवाम में इतनी मकबूल थी कि बाज़ लोग इनकी तवील नज़में भी याद रखते थे।
علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں بھی ترقی پسند تحریکوں کا آغاز ہوا۔ اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار کیا تھا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی اور معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں بھی نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور اس کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اس دور میں قومی احساس اور درد کو بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ تحریک آزادی کے دوران قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جن میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیا۔ ان میں تحقیق و تنقید، اردو شاعری اور اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور افسانہ نویسی قابل ذکر ہیں۔ تو یہاں پر ہو گیا اردو زبان کی ارتقاء کیسے ہی ہوئی، ابتدا اور ارتقاء تھی۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ پنجابی کو ڈسکس کریں گے۔